वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्लास में। चलिए, क्लास 9 चैप्टर 9 है आपका भूगोल का क्षेत्रीय अध्ययन। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्षेत्रीय अध्ययन भूगोल का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, जिसके द्वारा क्षेत्र विशेष के मानव और इसके परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसको आप और अच्छे से जब इस चीज को समझिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, कहता है क्षेत्र अध्ययन की कार्यविधि। क्षेत्र अध्ययन क्या मतलब? किसी भी क्षेत्र में जाके उस क्षेत्र का अध्ययन करना, उसके बारे में जानना, उसी चीज को कहा जाता है क्षेत्र अध्ययन। या जैसे जर्नलिस्ट जो होता है जिसके बारे में पता करता है, ठीक उसी तरह क्षेत्र अध्ययन। ठीक है, तो देखिए, इसमें एक होता है प्राथमिक आंकड़े और एक होता है द्वितीयक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े में यह आंकड़े निश्चित किए गए क्षेत्र में जाकर एकत्रित किए जाते हैं। कोई निश्चित क्षेत्र होता है, उसमें जाके उस आंकड़े को क्या करना है? एकत्रित करना, यानी जोड़ करना, जैसे समेटना, उसी तरह से एकत्र करना होता है। द्वितीयक आंकड़े में जो किसी स्रोत द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, किसी भी स्रोत के द्वारा, जैसे नगर पालिका के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा, कृषि विभाग, जनगणना विभाग, इस सब के द्वारा आदि। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें प्रश्नावली से काम होता है। किससे? प्रश्नावली से। इसमें होता क्या है? तो देखिए, इस विधि में लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कि सर्वेक्षण करता उस क्षेत्र में जाता है जहां सर्वप्रथम इस बात का पता लगाते हैं, कहीं पे भी कोई आपदा हुई है, कोई विपदा हुई है, वहां पर जाता है, उस बात का पता लगाता है, वहां की ज्वलंत समस्या, वहां की समस्या क्या उसके बारे में जानता है। तत्पश्चात उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से प्रश्नावली के द्वारा जानकारी इकट्ठा करता है, जिससे उस क्षेत्र की समस्या के बारे में पर्याप्त जानकारी मिले। जैसे बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का अध्ययन करना, बाढ़ कैसे आया, कहां से आया, इस सब के बारे में पूरा मुआवजा निकालना, पूरा सिस्टम तैयार करना, वो काम है इन लोग का, सर्वेक्षण कर्ता का। किसी गांव या नगर की भूमि के उपयोग में क्या परिवर्तन आया, है ना? नगर में वाहनों की संख्या में वृद्धि से प्रदूषण के स्तर में कितनी की वृद्धि हुई। उदाहरण के रूप में भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण तथा संक्षारण के उपायों का विवरण दिया जा रहा है। ठीक है, यानी किस कारण भूमि जो पानी है उसमें गिरावट आ रहा है, उसके लेवल में कमी आ रहा है, इसका सर्वेक्षण हुआ, इसके बारे में बताया गया। तो ये सारा काम, जितना भी चीज है, ये आपके क्षेत्र अध्ययन में आता है, क्षेत्रीय अध्ययन में। ठीक है, चलिए आगे इसका पॉइंट देखते हैं। आगे कहता है भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण एवं उपाय। देखिए, जनसंख्या वृद्धि तथा उद्योग एवं कृषि के विकास के कारण भूमिगत जल स्तर में क्या होने लगे? गिरावट होने लगी है। नगरीय तथा ग्रामीण दोनों ही इलाके में भूमिगत जल स्तर में अभूतपूर्व, यानी बहुत तेजी से गिरावट जा रही है। आगे है भूमिगत जल स्तर में गिरावट को दूर करने के उपाय। तो देखिए, नगरीय जनसंख्या को एक जगह व्यवस्थित कॉलोनी, यहाँ बहुमंजिले इमारतें बनाकर, यानी कॉलोनी जिसे कहते हैं, उनके छतों पर जल संचय कर जल के द्वारा भूमिगत जल के पुनः भरण करने में सहायता मिलेगी। यानी वो एक छत बना ले, पानी का टंकी बना ले, उसमें पानी आप रखें और जिस समय, और उसके बाद उसको भूमि में छोड़ दिया जाए। इस तरह से पानी टंकी होता है, ठीक उसी तरह से। जैसे बिहार में आप देखिएगा, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के छतों के पानी को पाइप के द्वारा भूमि पर बने टंकी से जोड़े जाने की योजना है। इस विधि को वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक घर में इस विधि को अपनाने से भूमिगत जल स्तर में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, ये था आपका चैप्टर का मुख्य बातें, चैप्टर की मुख्य बातें और चैप्टर का पूरा नोट्स। चलिए, साथ ही साथ हम लोग प्रश्न को भी देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहता है, क्या कहा जाता है? द्वितीयक आंकड़ा, तृतीयक, प्राथमिक या चतुर्थक? तो क्या कहा जाता है बाबू? प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक आंकड़े। अगला, भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है, क्या है? एक उपागम है, एक विधि तंत्र है, एक सिद्धांत है या एक मॉडल है? तो भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन एक मॉडल है। ठीक है, क्षेत्रीय अध्ययन क्या है? मॉडल है, यानी मॉडल तैयार करना होता है। चलिए, तो ये था वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब इसके साथ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी देख लेते हैं। चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय अध्ययन के महत्व को स्पष्ट करें। तो देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों के जीवन पर उसकी स्थलाकृति, जलवायु, कृषि, औद्योगिक विकास इत्यादि का स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है। दूसरा, भूमि का कृषि के लिए उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होगा? जहाँ पे उपजाऊ जब भूमि ज्यादा होगी, सिंचाई की उच्च गुणवत्ता होगी, यानी सिंचाई ठीक प्रकार से होगा, पानी में नमी उपलब्ध होगा, है ना? तो भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए वैसे क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पानी की समुचित व्यवस्था होती है और वहां की मिट्टी उपजाऊ होती है। आगे है, वायु प्रदूषण से किस प्रकार की हानि होती है?
उत्तर देखते हैं। देखिए, हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, परंतु वायु प्रदूषित होने की वजह से वायु में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, मात्रा घटती जा रही है, और यही दूषित वायु सांस द्वारा हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है और कई बीमारियां उत्पन्न करती है। वायु प्रदूषित होने पर उसमें CFC, ठीक है, CFC याद रखिएगा, इंग्लिश में भी CFC गैसों की भी अहम भूमिका रहती है। इस गैस के बढ़ने से ओजोन परत का क्षय होने लगता है, जिससे वायुमंडल में परावैंगनिक गैस जो है इसकी वृद्धि होने लगती है, जिससे जीव जंतु में चर्म रोग, कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये था वायु प्रदूषण से वायु प्रदूषण से होने वाली हानि। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 4 कहता है जल प्रदूषण से होने वाली हानि की चर्चा करें। देखिए, इसको चाहे आप अपने मन से कल्पना करके या थोड़ा सोच बहुत के अच्छे से लिख लीजिएगा, नहीं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, जल के बगैर जीवन की कल्पना ही व्यर्थ है, यानी जल बगैर जीवन ही नहीं है, इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। पृथ्वी का 2/3 भाग पर जल है, लेकिन कुछ ही भाग हम उपयोग में ला पाते हैं। जल का उपयोग हम अपनी प्यास बुझाने, खाने पकाने, नहाने, कपड़ा धोने आदि के अपने दैनिक कार्यों में करते हैं। ठीक है, जल के दूषित हो जाने पर हम दूषित जल का उपयोग करते हैं, जिस वजह से हम अनेक बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। दूषित जल में मछलियां तथा पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो भी प्रदूषित हो जाते हैं। अतः जल का प्रदूषित हो जाने से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्षा जल का संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। आइए, तो नगरीय जनसंख्या को एक जगह व्यवस्थित कॉलोनी या बहुमंजिले इमारतें बनाकर उनकी छतों पर जल संचय का उस जल के द्वारा भूमिगत जल के पुनः भरण करने में सहायता मिलती है। वर्षा जल को जमीन में गड्ढे बनाकर, जिसे चार्जिंग पिट कहा जाता है, भूमिगत जल स्तर में सुधार किया जा सकता है। वर्षा जल को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के छतों के पानी के पाइपों द्वारा भूमि पर बनी टंकी से जोड़े जाने की इस योजना को वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसी के द्वारा जल का संग्रहण किया जाता है। तो ये था वर्षा जल का संग्रह, आपने किताब में भी पढ़ा और यहाँ पे क्वेश्चन भी उसी प्रकार से पूछ दिया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 6 देखिए, कहता है क्षेत्रीय अध्ययन से क्या समझते हैं। तो देखिए, क्षेत्रीय अध्ययन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जीवन पर उसकी स्थलाकृति, जलवायु, अफवाह, कृषि उत्पादकता, औद्योगिक विकास, नगरीकरण इत्यादि का मानवीय गतिविधियों तथा उनके रहन सहन के तरीके पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है आपका क्षेत्रीय अध्ययन में। अगला है क्षेत्रीय अध्ययन से क्या लाभ है। तो क्षेत्रीय अध्ययन जहां एक और समस्याओं के समन्वित समाधान के उपायों का पता चलाता है और वहीं दूसरी ओर उस क्षेत्र विशेष का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन भी हो जाता है। तो ये था क्षेत्रीय अध्ययन। अगला है क्षेत्र का चयन करते समय किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। क्षेत्र का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उस क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों को शामिल करना चाहिए, जैसे क्षेत्र के जल स्तर में गिरावट, भूमि उपयोग प्रदूषण के विभिन्न प्रकार, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। तो ये हो गया आप लोग का लघु उत्तरीय। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय के साथ। दीर्घ प्रश्न उत्तर की तरफ। कहता है नीचे दी गई सारणी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। सारणी दी गई 1801 का वन का आंकड़ा है, फसल क्षेत्र का, तृणभूमि का। उसी तरह से वर्ष का आंकड़ा दे दिया। आपसे क्वेश्चन पूछता है उस भू उपयोग वर्ग का नाम लिखें जिसका क्षेत्रफल लगातार घट रहा है। अब देखिए क्षेत्रफल किसका घट रहा है, 62 है, 59 है, 56 है, 53 है, 50 है, 34। अंदाज देखिए 1801 में 62 था, 1850 में 59, 1920 में 56, 75, 1950 में 53, 82। तो अंदाज से देखिए इसका आंकड़ा घट रहा है। फिर इधर देखिए 68 वही रेंज में 67, 34, 265, ये तो बढ़ रहा है ना। तो एक लगातार अगर सीरीज में आप लोग देखते हैं तो वन का आंकड़ा देखिए धीरे धीरे घटते जा रहा है इसका क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा आप लोग का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला है फसल क्षेत्र को लगातार बढ़ने का मुख्य कारण स्पष्ट करें। फसल क्षेत्र को लगातार बढ़ने का, फसल क्षेत्र का लगातार बढ़ने का कारण स्पष्ट करें। तो देश की जनसंख्या लगातार बढ़ने के कारण खनन की समस्या उत्पन्न हो रही है और खनन की समस्या को दूर करने के लिए फसलों का अधिक उत्पादन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप फसल क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। अगला है गौ नंबर क्वेश्चन, किस भू उपयोग वर्ग के अंतर्गत सबसे कम भू क्षेत्र का उपयोग हुआ। आपको बताना है इस तीनों में वन, फसल क्षेत्र और तृण में
किसका सबसे कम उपयोग हुआ। तो आइए देखिए, 265 हुआ, 538 हुआ, फिर 915, 1170, 1500, 1513, और यहाँ पे देखिए अगर आंकड़े के हिसाब से देखें 3426 है और यहाँ 3454 है। किसका सबसे कम उपयोग हुआ, तो आपको नजर आ रहा होगा तृणभूमि, तो हो जाएगा आप लोग का तृणभूमि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आप लोग का क्षेत्र अध्ययन के लिए प्रश्नावली के विभिन्न विधियों की चर्चा करें। तो देखिए, क्षेत्र अध्ययन के लिए प्रश्नावली विधि के अंतर्गत लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति वंचित आंकड़ों की प्रकृति तथा वहां के लोगों की पृष्ठभूमि पर आधारित होती है। पूछे जाने वाले प्रश्नों से कुछ प्रश्नों के जवाब हाँ या ना में दिए जाते हैं। कुछ प्रश्न वैसे होते हैं जिनके 3-4 विकल्प होते हैं और उनमें से कोई एक विकल्प सही होता है। सर्वेक्षण करता सर्वप्रथम किसी क्षेत्र की ज्वलंत समस्या का पता करते हैं, फिर उससे संबंधित समस्याओं की एक प्रश्नावली तैयार करते हैं, जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन इत्यादि। ठीक है, जैसे मान लीजिए रोड पे एक्सीडेंट हुआ, अब सर्वेक्षण करता है, जैसे मीडिया आती है, कैसे हुआ, वो किधर से आ रहा था, वो कहाँ था, इसको किसने टक्कर मारी, सब चीज पूछता है, विकल्प देता है। अच्छा, गाड़ी उधर से आ रही थी कि इधर से आ रही थी, गाड़ी ये स्पीड चला रहा था कि वो चला रहा था। तो इस तरह से प्रश्नावली क्रिएट होता है और तब जाके उस पर सर्वेक्षण होता है। तो उसी तरह से यही आपका क्षेत्र अध्ययन में इसी तरह से होता है। आगे है क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के 4 स्रोतों का वर्णन करें। तो पहला है उद्योग से निकलने वाली गैस तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थ। दूसरा हो जाएगा वाहनों से निकलने वाली गैस। तीसरा नाभिकीय परीक्षण। चौथा ज्वालामुखी विस्फोट से उत्सर्जित गैसीय पदार्थ। ये सब हो गए 4। उसके बाद देखिए, वायु को प्रदूषित करने वालों में सबसे प्रमुख CO2 की बढ़ती मात्रा है। ठीक है, यानी वायुमंडल में CO2 की बढ़ती मात्रा वायु को ज्यादा प्रदूषित कर रही है। ठीक है, उसके बाद इसके बढ़ने से वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल को प्रदूषित करने के लिए उत्तरदायी है, जो मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाली डिब्बाबंद बोतलों में पाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन प्रतिवर्ष होता है, यानी सालाना 6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसके कारण वायु प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न आपका 3 पूरा खत्म, चैप्टर के साथ, अभ्यास के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।